सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ समय से लगातार सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह को लेकर एक सुनवाई की जा रही है। और इस सुनवाई में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत सरकार के तर्कों को सुना गया। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पूरी धारणा के खिलाफ अपने तर्कों को पेश किया। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने किस तरह के तर्क पेश किए हैं और भारत सरकार इस पूरी धारणा का विरोध क्यों कर रही है, पूरी धारणा के खिलाफ भारत सरकार ने किस तरह के तर्क दिए हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम समलैंगिक विवाह यानी होमोसेक्सुअल मैरिज को लेकर जो पूरा विवाद बना हुआ है उस विवाद को समझने की कोशिश करेंगे और इस संबंध में केंद्र सरकार किस तरह के तर्क पेश कर रही है, केंद्र सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है, उन तर्कों पर विस्तार से बात करेंगे और साथ ही एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो मेंस का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय समाज, इसके अलावा न्यायपालिका और समलैंगिकता जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे विवाद की, इस पूरे विषय की पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे विषय को लेकर बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, बहुत सारी पिटीशंस दाखिल की गई हैं और इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि न्यायालय भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान करे। क्यों? क्योंकि इन याचिकाओं में कहा गया है कि यदि हम भारत में समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम भारत में जो LGBTQ समुदाय है, जो समलैंगिक समुदाय है, उसके गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का जो अधिकार है उस अधिकार को हम प्रभावित कर रहे हैं, उसे वो अधिकार प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो ये तो याचिकाओं की बात हुई, लेकिन इस पूरा मामला क्या है, पूरा विवाद क्या है? उस विवाद की बात करें तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 सितंबर 2018 को अपने एक निर्णय में एक बड़ा फैसला दिया था, अपने एक विवाद में एक बड़ा फैसला दिया था। ये विवाद था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का विवाद। और इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने IPC यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 377 को समाप्त कर दिया था, उसकी लीगैलिटी को, उसकी वैधता को समाप्त कर दिया था। इसका क्या मतलब था? तो इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के माध्यम से होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। इसका प्रभाव ये हुआ कि अब भारत में जो होमोसेक्सुअल कपल थे वो कानूनी तौर पर एक साथ रह सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी होमोसेक्सुअल कपल्स की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। उनके सामने अभी भी बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे कि एक चुनौती ये है कि अभी भी भारतीय कानूनों में होमोसेक्सुअल विवाह को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। अब क्योंकि भारतीय कानूनों में कानूनी तौर पर उनके विवाह को मान्यता नहीं मिली है तो इसका प्रभाव ये होता है कि होमोसेक्सुअल कपल्स को जो तमाम अधिकार मिलने चाहिए जो कि एक हेटेरोसेक्सुअल कपल को मिलते हैं वो अधिकार उन लोगों को नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि जो होमोसेक्सुअल कपल हैं वो कानूनी तौर पर बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, वो सैरोगेसी नहीं करवा सकते, इसके अलावा उन्हें विरासत का अधिकार भी प्राप्त नहीं होता और साथ ही उन लोगों को पेंशन का लाभ भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी कि याचिकाओं के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत में समलैंगिक विवाह को अनुमति मिल सके, समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल सके, ताकि इस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया जा सके, इस भेदभाव को समाप्त किया जा सके। और इसी पूरे मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है। तो ये तो इस पूरे मामले के बैकग्राउंड की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने किस तरह के तर्क पेश किए हैं। तो केंद्र सरकार जब से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई है तभी से इस पूरी धारणा के खिलाफ रही है, होमोसेक्सुअल मैरिज को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ रही है। केंद्र सरकार के अपने कुछ तर्क रहे हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं तर्कों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए SG यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे तर्क पेश किए। कौन कौन से तर्क रहे, उन तर्कों की बात करें तो इसमें जो पहला तर्क रहा वो मुख्य तौर पर विवाह की धार्मिक परिभाषा को लेकर रहा, उसकी जो रिलीजियस डेफिनेशन है उसको लेकर रहा। सॉलिसिटर जनरल ने अपने बयान में कहा कि भारत में जो अलग अलग धर्म मौजूद हैं उन सभी धर्मों में विवाह की एक विशेष परिभाषा मौजूद है, एक अलग डेफिनेशन मौजूद है,
लेकिन सभी धर्मों की सबसे विशेष बात यह है कि उन सभी धर्मों में विवाह में मुख्य तौर पर विवाह के तौर पर एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध को ही मान्यता दी गई है। तो ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन के माध्यम से विवाह का एक नया विचार पेश करता है, तो इसके माध्यम से भारत में जो कानूनी ढांचा बना हुआ है, जो धार्मिक ढांचा बना हुआ है, वो धार्मिक ढांचा प्रभावित होगा, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट किया है कि वो धार्मिक कानूनों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करेगा। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है, सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है, तो इसके माध्यम से भारत में जो व्यक्तिगत कानून है, जो पर्सनल लॉ है, वो पर्सनल लॉ प्रभावित होंगे। और पर्सनल लॉ के प्रभावित होने का मतलब ये है कि भारत में धार्मिक कानून प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा कई लोग ये तर्क देते हैं कि केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1954 के विशेष विवाह अधिनियम का उपयोग कर सकती है। वही विशेष विवाह अधिनियम जो कि भारत में सेक्युलर तरीके से विवाह को मान्यता देने का प्रावधान करता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने बयान में कहा कि 1954 का जो कानून है, वो कानून भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस कानून में विवाह की एक नई संस्था को पेश नहीं किया गया, बल्कि उस कानून में भी एक पुरानी व्यवस्था को ही अपनाया गया है। उस कानून में भी हम एक पुरुष और एक महिला की धारणा को ही स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार या जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक नई व्यवस्था को लेकर आती है, तो वो नई व्यवस्था हमारे धार्मिक ढांचे को, हमारे जो रिलीजियस फ्रेमवर्क है, उसको प्रभावित करेगी, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। तो ये तो केंद्र सरकार का पहला तर्क हुआ। दूसरे तर्क की बात करते हैं, तो दूसरे तर्क के तौर पर केंद्र सरकार ने राज्य के वैध हितों की बात की है, उसकी लीगल इंटरेस्ट की बात की है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिकाएं दर्ज की गई थी, उन याचिकाओं में कहा गया था कि जो स्टेट है, जो राज्य है, जो केंद्र सरकार है, वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों को विनियमित नहीं कर सकता। उसके जो पर्सनल रिलेशन है, उसको, उस पर्सनल रिलेशन को कानून के जरिए नियमित करने की कोशिश नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने इस पूरे तर्क के खिलाफ एक काउंटर तर्क पेश किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि जो विवाह है, जो विवाह करने का अधिकार है, जो राइट टू मैरिज है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो असीमित नहीं है, और केंद्र सरकार कानूनों के माध्यम से उस पूरे अधिकार को विनियमित कर सकती है। और केंद्र सरकार बहुत मामलों में करने की कोशिश भी करती है, बहुत सारे पहलुओं को विनियमित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि केंद्र सरकार ये तय करती है कानून के माध्यम से कि भारत में विवाह की सही आयु क्या होनी चाहिए। जैसे कि जो 1954 वाला कानून है, उस कानून में ये तय किया गया है कि जो पुरुषों की विवाह की आयु होगी वो 21 वर्ष होगी, और जो महिलाओं की विवाह की आयु है वो 18 वर्ष होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार कानून के माध्यम से द्विविवाह को मंजूरी नहीं देती है, उस पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का कोई जीवित स्पाउस मौजूद है, कोई जीवित साथी मौजूद है, तो वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार कानून के माध्यम से तलाक के मामले को नियमित करती है। केंद्र सरकार अप्राकृतिक अननेचुरल जो रिलेशंस हो सकते हैं, उनको नियमित करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इन तमाम पहलुओं के आधार पर कि केंद्र सरकार का जो नियमन है, जो राज्य का नियमन है, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तर्क दिया है कि यदि हम विवाह को व्यक्तिगत संबंध के तौर पर स्वीकार कर लेंगे, तो कल को कोई भी व्यक्ति आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कह सकता है कि मैं अपनी बेटी का विवाह 10 वर्ष की आयु में कराना चाहता हूं, और केंद्र सरकार का कानून पूरी तरह से अवैध है। क्योंकि केंद्र सरकार का कानून तो विवाह को विनियमित करता है, और विवाह एक व्यक्तिगत मामला है। तो यही इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि हमें कुछ मामलों को विनियमित करने का अधिकार जरूर होना चाहिए। तो ये तो पहली बात हुई राज्य के वैध हितों की। अब आगे बढ़ते हैं, अगले तर्क पर ध्यान देते हैं। तो अगला तर्क जो है वो मुख्य तौर पर निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ है। दरअसल साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन के माध्यम से भारत में राइट टू प्राइवेसी को मान्यता प्रदान करी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी डिसीजन में ये भी कहा था कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जो यौन अभिविन्यास है, वो हमारी पहचान और हमारी निजता का, हमारी प्राइवेसी का एक बहुत विशेष हिस्सा होता है। लेकिन इस पूरे तर्क को काउंटर करते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि जो विवाह के मामले में निजता के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी आप राइट टू प्राइवेसी में विवाह को शामिल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इस संबंध में क्या कहा गया है, क्या कहा है केंद्र सरकार ने? तो केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि जो दो वयस्क लोग हैं, वो यदि अपनी स्वेच्छा से, अपनी सहमति से संबंध बनाते हैं,
तो इस पूरे संबंध को हम गोपनीयता के दायरे में शामिल कर सकते हैं, इस पूरे संबंध को हम निजता के हिस्से के तौर पर शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम विवाह को निजता के हिस्से के तौर पर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो विवाह है वो एक सामाजिक संस्था है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और सोशल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से उसे राज्य की अनुमति की जरूरत होती है, तभी उसे सामाजिक तौर पर स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि निजता के अधिकार का सहारा लेते हुए मैरिज की इस धारणा को, विवाह की इस पूरी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये तीसरा तर्क हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अगले तर्क पर बात करते हैं। अगले तर्क के तौर पर केंद्र सरकार का कहना है कि इस पूरे विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद को प्राप्त है, ऐसे में न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि विवाह का जो मसला है वो मसला मुख्य तौर पर भारत की आम जनता से जुड़ा हुआ है, और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भारत की आम जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। भारत की संसद भारत की आम जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, और इसी वजह से भारत की आम जनता को लेकर जो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है वो केवल भारत की संसद को प्राप्त है। ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में निर्णय लेता है तो इसकी वजह से भारतीय संविधान में जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है कि न्यायपालिका एक काम करेगी और विधायिका और कार्यपालिका दूसरे काम करेंगे, तो ऐसे में यदि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेती है तो उसकी वजह से शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, वो सिद्धांत और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो ये तो चौथा तर्क हुआ। आगे बढ़ते हैं, और इस संबंध में जो अंतिम तर्क है वो कानून की व्याख्या से जुड़ा हुआ है, उसके इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले को एक बहुत नैरो दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1954 के कानून के तहत केवल कुछ शब्दों की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि यदि हमें इस मामले को सही ढंग से समझना है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को सही ढंग से समझना है, तो हमें इस कानून के पूरे फ्रेमवर्क पर विचार करना होगा, इसके पूरे ढांचे पर विचार करना होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि आप इस पूरे कानून में केवल पत्नी और पति शब्द को व्यक्ति शब्द से रिप्लेस कर इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इससे समस्या हल नहीं होगी बल्कि दूसरी समस्याओं का जन्म होगा। इसके माध्यम से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी जटिलताएं देखने को मिल सकती हैं। कैसी जटिलताएं? तो जटिलता सबसे पहली ये होगी कि ये जो 1954 का कानून है, जो विशेष विवाह अधिनियम है, उस कानून में मुख्य तौर पर जो पत्नी है, जो वाइफ है, उस वाइफ को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दो होमोसेक्सुअल लोग आपस में शादी करते हैं तो ऐसे में ये कौन तय करेगा कि उनमें से पति कौन होगा और उनमें से पत्नी कौन होगी? और यही कुछ मामला तलाक के विषय को लेकर भी है। तलाक के मामले में भी पत्नी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे में ये कौन तय करेगा कि वहां पर पत्नी कौन है और पति कौन है? अब इस पूरे तर्क के खिलाफ जो याचिकाएं हैं, उन याचिकाओं में एक काउंटर तर्क भी दिया गया है। काउंटर तर्क ये है कि आप होमोसेक्सुअल जो मामला है, होमोसेक्सुअल जो कपल हैं, उस कपल में दोनों ही लोगों को ये अधिकार प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उनके इस तर्क के खिलाफ भी केंद्र सरकार ने एक काउंटर तर्क पेश किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि यदि आप होमोसेक्सुअल कपल में दोनों ही लोगों को इस तरह का अधिकार दे देते हैं तो ऐसे में हमें एक डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति देखने को मिलेगी, एक भेदभाव की स्थिति देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो होमोसेक्सुअल कपल हैं वहां पर दोनों लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हेटेरोसेक्सुअल कपल हैं, यानी कि ऐसे कपल जहां पर एक महिला है, एक पति है और एक पत्नी है, तो ऐसे में वहां पर केवल एक महिला को ही अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से एक तरफ तो एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है और दूसरी तरफ दोनों लोगों को ऐसे विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति बन जाती है, और इसी आधार पर केंद्र सरकार का कहना है कि हमें भारत में जो होमोसेक्सुअल मैरिज है उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी जो कानूनी जटिलताएं हैं वो पैदा हो सकती हैं। हालांकि कई जानकारों का ये कहना है कि हम केवल इन तमाम बातों के आधार पर, इन छोटी छोटी जटिलताओं के आधार पर एक वर्ग विशेष को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार ने ये तर्क पेश किए हैं, ये तर्क अपने आप में सही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तर्क इतने बड़े नहीं हैं कि ये समस्याएं इतनी बड़ी नहीं हैं कि इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता। इन समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। बस बात इस विषय की है, हमें इस पूरे मामले पर विचार विमर्श करना चाहिए, इन समस्याओं पर विस्तार से बात होनी चाहिए और इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उस पूरी व्यवस्था को बंद करने पर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि बात इस विषय पर होनी चाहिए कि उस व्यवस्था में जो समस्याएं बनी हुई हैं
उन समस्याओं को किस तरह से हल किया जाए। तो ये तो इस पूरे मामले पर बात हुई। अब अंत में सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसका जवाब लिख सकते हैं। हमारा सवाल है कि भारत में समलैंगिक विवाह की मान्यता को लेकर चल रहे विवाद पर चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि केंद्र सरकार इस व्यवस्था का विरोध क्यों कर रही है। तो आपको बताना है कि पहले विवाद क्या है और केंद्र सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि भारत में ऐसा कौन सा कानून है जो कि सेक्युलर आधार पर किसी विवाह को अनुमति देता है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।